This video I'm sharing in the news because as per the report, the police officer was attending an engagement ceremony of a relative and he was on leave during the function. So it has been concluded that the police officer had specifically put his uniform on to dance to this song. तो I'm not able to play this song because of the copyright issues. लेकिन एक गाना था जिसका नाम था कि मेरा बलम थानेदार चलाओ जिप्सी समथिंग करके. सो गाने में कुछ ऐसा है कि जो गाने में डिपिक्ट किया गया है कि जो एक पर्सन है वो पुलिस में है और उसके पास जिप्सी वगैरह है. तो ये जो क्लिप है काफ़ी सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रही है एंड दिस पर्सन हैज़ कम इनटू रडार. बहुत सारे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज़ भी किया है. कुछ लोगों ने इसको ये भी बताया कि यूनिफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट करना है एंड जो बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी इस ऑफिसर के बिहेवियर से काफ़ी नाराज़ हैं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा. और एक्चुअली में ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है. मैं यहाँ न्यूज़ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज कुछ पावर कुछ अथॉरिटी जब आपको दी जाती है उसका क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए. एंड प्रॉब्लम ये थी कि द पर्सन वॉज ऑन लीव, है ना, वो रेगुलर अपनी ड्यूटी आवर्स में नहीं थे. ही वॉज ऑन लीव बट एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म को यूज़ किया और फैमिली फंक्शन में उन्होंने डांस किया. तो किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, ये वायरल हो गई एंड समहाउ जो सीनियर ऑफिशियल्स के पास भी ये चीज़ पहुंचती तो उनको पता चला कि ये पर्सन तो लीव पर था. सो जब भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिसयूज द पावर, द अथॉरिटी एंड द प्रिविलेजेस. Let us start the Hindu newspaper analysis of 21st of December 2022. प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे. सैफरन कलर का मतलब होगा कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. येलो कलर का मतलब होगा कि वो एडिटोरियल्स हैं और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है. पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे. यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे. देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का. इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल. तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे. फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो. 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना. मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े. तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है. नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो. PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद. टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग अपना 20th ऑफ दिसंबर वाले जो न्यूज़ थे उनको रिवीजन कर लेते हैं. हम लोगों ने 1 लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में जब बात की थी तो CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ नोटिस दिया था कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कि एसिड जो होता है उसे वो कैसे सेल करेंगे क्योंकि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया था. चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को अब कंपलसरी कर दिया गया कि उनको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर करना होगा. चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जनरली चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स होते हैं एंड जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट हमारा 2015 का उसके अंडर बहुत सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन किया जाता है. जो भारत सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन मार्क है इंडिया में वो रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है. इसको 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उनको सीमलेस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो. कोल 2022 का एनालिसिस दिया गया था और फोरकास्ट दिया गया 2025 के हिसाब से कि जो ग्रोथ रेट रहेगा कोल का कंजम्पशन का वो 6% के आसपास तक रहेगा. एक एनुअल रिपोर्ट आई IEA के द्वारा, उन्होंने एनालिसिस किया था. सूर्य किरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल की. मॉडर्न मैमल्स में हम लोगों ने बात की थी कि इनके एवोल्यूशन को लेकर एक नई स्टडी आई थी. तो मॉन्ट्रेमस, मर्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स 3 टाइप के हम लोगों ने मैमल्स के बारे में बात की थी. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मॉन्ट्रेमस जो होते हैं वो लार्ज अंडे देते हैं, बहुत बड़े बड़े अंडे देते हैं एंड जो मर्सुपियल्स होते हैं उनके यंग वन का जो बर्थ होता है, इनके छोटे बच्चे उनके पैदा होते हैं, वो उनका जो जन्म होता है वो प्रॉपर डेवलपमेंट के बाद के साथ नहीं होता. जैसे एग्जांपल में ट्री कंगारू. और प्लेसेंटल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनका जो फीटस होता है वो स्टमक में ही, यानी कि जो पूरे के पूरा गर्भ होता है उसके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है. कुछ रिमेन्स मिले फॉसिल्स के, लिजर्ड्स और स्नेक्स के हिमाचल प्रदेश में एंड उससे पता चलता है कि उस टाइम का टेम्परेचर और उस टाइम का क्लाइमेट किस तरीके का था. ओल्ड रेडियो सर्कल्स तो एक नई रिसर्च है हमारे इंडियन साइंटिस्ट की. एक तरीके का ये एक्स्ट्रा गैलेक्टिक फिनोमेना है एंड इसमें विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और एक्सरे के जो टेलीस्कोप्स हैं ना वो इनको स्पॉट नहीं कर पाए थे, तो ये रेडियो वेवलेंस में पाए गए हैं.
डॉक्सिंग एक तरीका होता है जिसमें कि आप किसी पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी डॉक्यूमेंट में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर देते हो। कन्हेरी केव्स के अंदर जो G20 का डेलीगेशन था रिसेंटली वो वहाँ पर गए थे। यहाँ पर बुद्धिस्ट के कुछ एविडेंस मिलते हैं, अर्लीस्ट बुद्धिक एविडेंस। टेम्पल्स ऑफ बिलासपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिसेंटली जो सबमर्ज थे उनको रिस्टोर किया गया था। एंड कल हम लोगों ने बात की थी जो इंडिया की सरगम कौशल थी, इनको मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल मिला था आफ्टर 21 ईयर्स। 2001 में एक्टर थी एक अदिति गोवित्रीकर, उनको मिस वर्ल्ड टाइटल मिला था। अभी जो लेडी हैं इनका नाम है सरगम एंड शी बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये जो टॉपिक था ना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने न्यूज़ में क्यों शेयर किया था। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिस थिंग हैज़ हैपेंड आफ्टर 21 ईयर्स। तो हमारा जो विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक होता है ना, उसमें हमको बहुत बार एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने होते हैं, राइट, कि एग्जाम्पल देने होते हैं कि इंडिया के अंदर विमेन को लेकर के क्या हो रहा है। सी द मोमेंट ये जो मिसेज वर्ल्ड वाला है ना, मैं इसको बार बार मिस वर्ल्ड बोल लेता हूँ बाय मिस्टेक, मिसेज वर्ल्ड वाला, तो इसमें होता है कि इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड और इवन इफ दे हैव चिल्ड्रन वगैरह ना, दे कैन स्टिल गो आउट इन द अपने जो उनको करियर परस्यू करना होता है उसके अंदर। तो दिस इज कमिंग लाइक एज एन इन्फ्लुएंस, लाइक एज इंस्पिरेशन फॉर दोज विमेन। तो ये आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। देन हाई कोर्ट ने अलाउ किया था रैंडम डॉप टेस्टिंग फॉर द एविएशन पर्सन। इंडियन पॉलिटी का हमारा टॉपिक था, तो इसमें हम लोगों ने हमारा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी था उसके बारे में रिसेंटली एक बिल पास किया गया था विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो डॉपिंग का मतलब होता है कुछ इंप्योरिटीज़ ऐड करना। एथलीट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो कुछ सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो एज़ पर द वाडा जो कि वर्ल्ड की एंटी डोपिंग एजेंसी है, उनके अकॉर्डिंगली इस तरह की चीज़ें जो होती है बैन होती है। तो इंडिया ने भी अपना नेशनल लेवल के ऊपर एक ऐसी लॉ बनाया है। हमारे पास नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके अंडर बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं जो एथलीट्स की टेस्टिंग वगैरह करती हैं। अगर कोई और किसी एथलीट को कभी कभी गलत भी फंसा दिया रहता है तो उनको भी प्रॉपर जस्टिस दिलाने का काम भी करती हैं। एंड जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं उनको प्रॉपर स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करवाना, इसके लिए बिल पास किया गया था। देन वी टॉक्ड अबाउट बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स, केजरीवाल जी ने बोला था एंड उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से इस पर क्वेश्चन भी रेज़ किया था। तो क्या हम लोगों को इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी चाइना के साथ उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है। अगर हम लोग 2019-20 का हमारा ट्रेड देखते हैं ना, तो 65 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था। एंड इंडिया के अंदर इसमें रॉ मटेरियल का क्या होता है कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, वहाँ पर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिनिश्ड गुड्स हम लोगों को बाद में सप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर काम करना पड़ेगा। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इंडिया की बहुत सारी डिपेंडेंस है, और अगर हम लोग इसको चेंज करते हुए ना, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी ना, तो चाइना को 3% एक्सपोर्ट का नुकसान होगा और लेस देन 1% इंपोर्ट का, लेकिन इंडिया को 5% एक्सपोर्ट का नुकसान होगा और 14% इंपोर्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको जापानीज़ और जर्मनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर चाइना के बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम, बाइजू, ओला कार, इन सब में उनका इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, अगर उसको हम लोग बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम कुछ चीज़ों पे काम कर सकते हैं, लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी के ऊपर। इसमें कुछ बॉटलनेक्स यानी कि कुछ रुकावटें होती हैं, उनको हम लोग दूर कर सकते हैं। इंडिया का जो एडवांटेज है ना वो सर्विस सेक्टर के पास है, तो उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। देन महाराष्ट्र ने रिसेंटली बात की थी कि लोकायुक्त का जो लॉ है ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2013 में लॉ आया था कि इनको स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाता है। ध्यान रखना है, लोकायुक्त का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं है। इसमें काम क्या करना होता है ना, कोई एक फंक्शन दिया रहता है जिसमें जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं ना उनके करप्शन वगैरह के जो चार्जेस होंगे ना उन मैटर को कंसल्ट किया जाता है। तो 1809 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी स्वीडन के अंदर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ ने भी इसको स्टार्ट किया था। एंड ब्रिटेन ने इसमें 1967 में काम करना स्टार्ट किया था। इंडिया में जो टर्म था ना लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और पार्लियामेंट के अंदर पहली बार जो हमारा ये उस समय के लॉ मिनिस्टर थे ना 1960s के, तो अशोक कुमार सेन, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस भी किया था। पहली जो ARC आई थी 1966 उसमें भी बात की गई थी। सेकंड ARC में भी इसके बारे में बात की गई थी। 2002 में कमीशन आया था रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी इसके बारे में बात की गई थी। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मल्टी मेंबर बॉडीज़ होती है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लोकपाल के ऊपर सिमिलर सा जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेट लेवल के ऊपर भी होता है। 5 साल का टेन्योर होता है, 70 ईयर्स तक की एज तक का होता है। इनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, सिलेक्शन कमेटी होती है, एक सर्च कमेटी भी होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर, MPs, ग्रुप ABCD के ऑफिसर सब इनके अंडर आते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है, प्राइम मिनिस्टर का अगर कोई मैटर होगा ना करप्शन का, जो कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन का हुआ, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस का, इन मामले में कोई करप्शन होगा प्राइम मिनिस्टर का, इट विल नॉट मतलब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इनके अलावा सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर की इंक्लूड कर दी जाएंगी। MPs वगैरह पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोलते हैं वो भी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं, लिमिटेशंस वगैरह भी होती हैं। एक तो इन पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और जो विसल ब्लोअर्स होते हैं लेकिन जो बातें इन तक पहुंचाते हैं उन लोगों की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि इसको हम लोग और स्ट्रेंथन करने, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है।
देन वी टॉक्ड अबाउट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिसेंटली एक मीटिंग की थी HPV वैक्सीन को लेकर के। तो HPV वैक्सीन जो है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। इससे विमेन के अंदर जो 87% तक सर्वाइकल कैंसर के चांसेस होते हैं वो कम पाए गए थे। सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, वो हमारे जो फीमेल्स का जो यूट्रस होता है ना, जो कनेक्ट करता है वजाइना के साथ, उसके लोअर पार्ट में होता है इन द सेल्स ऑफ सर्विक्स। तो ये जो वैक्सीन है ना, इसमें मोर देन 100 टाइप्स होते हैं एंड मोर देन 40 टाइप के जो HPV होते हैं ना, वो डायरेक्ट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलते हैं। और इसमें 3 तरह की वैक्सीन होती हैं, क्वाड्रीवेलेंट, बाईवेलेंट और नॉन वेलेंट। इंडिया के मामले में देखा जाए तो इंडिया में 16 से 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और ग्लोबली 27% जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो यहाँ इंडिया में होते हैं। कैंसर के अंदर बेसिकली क्या होता है ना कि कोई पर्टिकुलर बॉडी का जो सेल्स होते हैं ना, उनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और उसको हम लोग नियोप्लाज्म भी बोलते हैं और मलाइन ट्यूमर भी बोलते हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वी हैव दिस नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ कैंसर और नेशनल कैंसर ग्रिड भी हमारे पास है। दैट्स इट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 21 दिसंबर के न्यूज़ को और सबसे पहले कुछ वन लाइनर के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अच्छा, जो वन लाइनर के करंट अफेयर्स होते हैं ना, इसका सोर्स मल्टीपल्स होते हैं। PIB भी होता है, इंडियन एक्सप्रेस भी होता है और द हिंदू तो होता ही है। तो यही 3-4 सोर्सेज होते हैं जहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो, मोस्टली एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो इन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मल्टीपल सोर्सेज से एंड देन आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। जैसे एक जो न्यूज़ है वो है ब्लैक होल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब ब्लैक होल आपको पता होगा जिसके अंदर लाइट, ग्रेविटी सब कुछ चली जाती है। राइट नाउ आपके पास अर्थ के ऊपर ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो लाइट को ट्रैप कर सके, ग्रेविटी को ट्रैप कर सके। बट जो ब्लैक होल होता है ना स्पेस में, उसमें ना लाइट भी बेंड हो जाती है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, वो लाइट ऐसे बेंड करके ट्रैवल नहीं करती। लेकिन जो ब्लैक होल होता है ना, मान लो लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है और भी रास्ते में कहीं ब्लैक होल आ गया ना, तो ये जो लाइट होगी ना, इसमें बेंड करके इसके अंदर चली जाएगी। तो ब्लैक होल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो ब्लैक होल ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात की जा रही है। अब पब्लिक फाइनेंस यानी कि सारा का सारा पब्लिक फाइनेंस वहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो अनइक्वल फिस्कल बर्डन ऑन द सिटीजन्स, फिस्कल का बर्डन सिटीजन्स के ऊपर जा रहा है। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट आई 2021 को, उसके अकॉर्डिंगली पता चला है 73% जो वेल्थ है ना जो इंडिया में जनरेट हुई 2017 के अंदर, वो गई थी रिचेस्ट 1% को। हाल जो 670 मिलियन इंडियंस थे ना, जो कि पूरेस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, उनके पास सिर्फ 1% का इंक्रीज हुआ था उनकी वेल्थ में। ये जो डेटा है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को मल्टीपल जगह पर आप यूज़ करते हो। दिस इज़ यूजफुल इन एथिक्स, दिस इज़ यूजफुल इन एसे, दिस इज़ यूजफुल इन योर ऑप्शनल ऑल्सो, दिस इज़ यूजफुल इन वन ऑफ द GS पेपर्स ऑल्सो। सो डू मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन कर लो। इंडिया इज़ नॉट ज्वाइनिंग द ऑयल एंड गैस मिथेन पार्टनरशिप इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हमको कुछ इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पर, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम एक इनिशिएटिव है जिसको UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया था COP27 में। COP27 अभी रिसेंटली हुआ था, ठीक है। मार्स एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो मिथेन के एमिशंस को डिटेक्ट करता है। इससे इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स को उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। फिर ऑयल एंड गैस मिथेन की जो पार्टनरशिप है ना, ये 2014 में लॉन्च की थी। इसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है UN के सेक्रेटरी जनरल के क्लाइमेट समिट में। एंड इसको CCAC के द्वारा और UNEP के द्वारा स्टार्ट किया गया था। CCAC क्या है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, और UNEP के बारे में आपको पता ही होगा। तो इसका काम ही था, ऑयल एंड मिथेन गैस की जो पार्टनरशिप है ना, इनका काम ही यही था कि जो मिथेन गैस का मिशन होता है ना, उसको रिड्यूस करना है ऑयल और गैस के सेक्टर में। फिर ग्लोबल मिथेन प्लेज जो था, ये COP26 में अडॉप्ट भी किया गया था। इसके अंदर कंट्रीज़ ने किया था, उनका एम था 30/30 वाला अगेन, ठीक है, कि 2030 तक 30% मिथेन का मिशन हमें कम करना है। ध्यान रहे, जो 30/30 के टारगेट है ना, ये कई जगह पे किया जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो COP15 चल रहा है ना, बायोडाइवर्सिटी वाला, उसमें भी COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और ये जो COP26 में लिया गया था, ये लास्ट ईयर होता ग्लासगो में, वो UNFCCC का था। तो अलग अलग COP है, लेकिन टारगेट कभी कभी टाइटल में सेम से हो जाते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन दिस। लैंडसेट का न्यू कमीशन है, उनका एम है टू टैकल द पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स फॉर दिस सेंचुरी। तो कुछ लीडिंग जनरल मेडिकल जर्नल है लैंडसेट, उन्होंने अनाउंस किया था एक नया कमीशन 15 दिसंबर को। उनका काम था कि वो कैसे पब्लिक हेल्थ के थ्रेट्स को एड्रेस करेंगे। 2024 के अंदर ये अपनी रिकमेंडेशन रिलीज़ करेंगे और ये एसेस करेंगे क्या एविडेंस प्रेजेंट किया गया था बाय द वर्किंग ग्रुप्स ऑन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स। अच्छा, ये मैंने न्यूज़ में क्यों लिखा, क्योंकि लैंडसेट की ना बहुत सारे रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो आपको कभी अगर एग्जाम में हेल्थ के बारे में कुछ ना पता चल रहा हो ना, आंसर राइटिंग वगैरह में, यू कैन सिंपली मेंशन कि लैंडसेट ने रिसेंटली एक बहुत नया कमीशन भी सेटअप किया था टू टैकल द पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स। तो दिस आर लाइक फिलर्स टाइप की जो टॉपिक्स होते हैं ना, एंड यू कैन यूज़ देम। A ban imposed by the coastal states on pursue सीने फिशिंग is not justified, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो कोस्टल स्टेट थे ना, उन्होंने एक बैन किया था पर्स सीने के ऊपर। मुझे ना इसका प्रोनाउंसिएशन का कहीं मिल नहीं पाया था क्लियरली, तो मैं इसको पर्स सीने ही बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा।
तो वही है ना, पहले तो आपको ये पर्स सीने के बारे में जानना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये फिशिंग का एक तरीका होता है, एक मोड होता है फिशिंग का, जिसमें एक बहुत बड़े जाल को यूज़ करते हैं वो मछलियों को ऐसे ड्रैग करने के लिए। अब ना ये एक नॉन सेलेक्टिव फिशिंग मेथड होता है, यानी कि वो किसी भी टाइप की मछलियों को, किसी भी टाइप की जो नीचे बायोडाइवर्सिटी होती है ना, सबको ड्रैग करके एक साथ चल रहे होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ना कुछ कोस्टल स्टेट्स ने बैन वगैरह लगा दिया था, राइट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो बैन इम्पोज किया गया है ना कुछ कोस्टल स्टेट्स के द्वारा, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ओडिशा, है ना, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो 1982 का एक यूएन का कन्वेंशन था ऑन द लॉ ऑफ सीज, उन्होंने डिफाइन किया था हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक एरिया होता है बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी, यानी कि आपके जो लैंड बाउंड्री होती है, जो आपकी बेस लाइन होती है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसमें ना कंट्री के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कैसे वो एक्सप्लोरेशन करेंगे, कैसे मरीन रिसोर्सेज को वो हैंडल करना चाहते हो, क्या यहाँ पर वो विंड या वाटर से कोई एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं या नहीं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ स्टेप लिया था। अर्बन 20 क्या है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल रिलीज किए थे अर्बन 20 के गांधीनगर में। दिस इज पार्ट ऑफ G20 के प्रोग्राम्स। अर्बन 20 को 2017 में एक्चुअली लॉन्च किया गया था अंडर द मेयर ऑफ पेरिस एंड मेयर ऑफ ब्यूनो एरिस। ब्यूनो एरिस जो है ना, ये अर्जेंटीना में है, और यहाँ पर बात की गई थी C40 क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप। C40 का कोलेब्रेशन हुआ था विद UCLG। ये 2017 में लॉन्च किया गया था एट द वन प्लेनेट समिट इन पेरिस। तो ये G20 के साथ लॉन्च किया गया है अर्बन 20 दोबारा से, इसका लोगो वगैरह, तो इसको मैंने न्यूज़ में यहाँ पर मेंशन कर दिया आपके सामने। तो पता होना चाहिए दीज थिंग्स आर बीइंग अपडेटेड। इस पर और फर्दर कोई अगर न्यूज़ आएगी ना, एक्सटेंडेड न्यूज़ आएगी बाद में 2-3 दिन में, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो बेसिल कमेटी आप लोग पढ़ते हो अपने GS में, इकोनॉमी में, ये ग्रुप ऑफ गवर्नर्स और जो हेड्स होते हैं ना सुपरविजन के, उन्होंने रिसेंटली इस चीज़ को थोड़ा सा एंडोर्स किया था। एंडोर्स करने का मतलब था सराहना की थी कि ना कैसे बैंक्स ने अपना एक्सपोजर टू द क्रिप्टो को लिमिट किया था, कि बैंक्स अपने आप को क्रिप्टो के सामने बहुत समझदारी के साथ डील कर रहे हैं। तो ये जो बेजल की कमेटी थी ना, इसको सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे और जो ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज था ना, उन्होंने 1974 में इसको सेटअप किया था। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 45 मेंबर्स हैं, इसमें सेंट्रल बैंक्स हैं और बैंक के सुपरवाइजर है फ्रॉम 28 जुरिसडिक्शंस। एंड इनका प्राइमरी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड था, बेसिकली बैंक्स के रेगुलेशन के ऊपर काम करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा बेजल 1, बेजल 2 करके बेजल 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये बैंकिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आप लोग अपने जो इकोनॉमी में पढ़ते हो। तो वैसे तो आपको सारे 1, 2, 3 के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, बट यहाँ पर एक तरीके से न्यूज़ में था तो मैंने आपको बता दी कि बेजल का जो स्टैंडर्ड होता है वो दे आर अबाउट रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। देन नेशनल टेस्ट हाउस, सेंटर का जो नेशनल टेस्ट हाउस है ना, ये कुछ टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टेस्ट करने का, है ना। तो ये लार्जेस्ट मल्टी लोकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी इंडस्ट्री टेस्टिंग लेबोरेटरी है इंडिया की। तो इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड्स इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। एंड ओवर द लास्ट 10 डेकेड्स में जहाँ पर भी टेस्टिंग वगैरह की जाती थी, उनको और बेहतर करने के लिए अब हम लोगों ने नेशनल टेस्ट हाउस को लॉन्च किया। तो ये एक नया डेवलपमेंट है ना। अब चीज़ों को नेशनल का नाम दे देने से उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, एंड जाहिर सी बात है कि उनको ज़्यादातर फर्म्स जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन डे टू डे की हम लोग बात करते हैं। 21 दिसंबर, आज है दिसंबर सॉलिस्टिस। अब आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस जो होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आज 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट है और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर है। तो ये जनरली दिसंबर में ही होता है, इसलिए हम लोग इसको दिसंबर 21 को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो अर्लियर पीपल थे ना अर्थ के ऊपर, जो हमारे पहले पुराने जो लोग थे, वो इस बात को लेकर के बड़े फैसिनेट होते थे। ऑलराइट, तो इसमें किस तरीके से सन जो होता है वो गायब होता है, वापस आता है, सेलिब्रेशन वगैरह भी होते हैं। तो इसमें कुछ मिथिकल सेलिब्रेशंस भी मनाए जाते थे, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जोग्राफिकल तरीके से इसको एक्सप्लोर किया गया है, इसके दूसरे डायमेंशन थे उनको भी एक्सप्लोर किया गया है। अर्लीस्ट ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया था सन का क्या पाथ होता है, क्या लेंथ होती है डे लाइट की, है ना। उन्होंने कुछ पैटर्न्स नोटिस किए थे सनराइज के और सनसेट के। तो इस फिनोमेना को समझने के लिए बहुत सारे एंशिएंट कल्चर्स ने ना कुछ मॉन्यूमेंट्स को डेडिकेट कर दिया था सन की मूवमेंट के तौर पर। जैसे कि जो माचू पिच्चू है ना पेरू के अंदर, और इंग्लैंड के अंदर जो स्टोन हेज है, ये सब सन की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। तो आज की डेट में हम लोग इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की तरह देखते हैं, राइट। अर्थ जो होती है ना सन के जब अराउंड, ये माना हमारा सन जो होता है और फिर हमारी जो अर्थ होती है, ये सन के अराउंड जब ऐसे ऑर्बिट में रहती है ना, तो थोड़ी सी टिल्टेड होती है हमारी जो अर्थ होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, ज्योग्राफी के डायग्राम्स आप लोग पढ़ते हो, तो ये एक्चुअल में होना तो इसको इस तरीके से सीधा चाहिए, बट नहीं, ये ऐसी नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ी सी टिल्टेड रहती है ना। तो इसका मतलब कि जो नदन, जो नॉर्थ साइड का रीजन होता है और जो साउथ साइड का जो हेमिस्फीयर होते हैं ना, इन पर जो सन की लाइट होती है ना, वो कुछ पार्ट पर डायरेक्टली होती है। मान लो ये सन ही था, अगर यहाँ पर अगर हमारा सन होता है
और तो ये कि जो सनलाइट होगी, अब ये देखोगे आप नॉर्थ रीजन के ऊपर, तो ये किस तरीके से स्लांटिंग रेज जा रही हैं, और साउथ के अंदर ही जो रीजन होता है यहाँ पर जा रही है, तो नॉर्थ का कुछ रीजन होता है वहाँ पर लाइट जाती ही नहीं है विंटर के कुछ दिनों के अंदर, है ना। तो दिसंबर का जो सॉलिस्टिस होता है ना, जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है, वो फारदेस्ट पॉइंट होता है सन का। यू सी दिस इज द नदर्न पॉइंट, ये नॉर्थ पे फारदेस्ट पॉइंट हो गया, ये हमारे सनरेज है। मैं डायग्राम पढ़ा कुछ अच्छा नहीं बना रहा हूँ, बट थोड़ा आप समझते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा भी होगा। तो दिसंबर सॉलिस्टिस के अंदर ना कुछ डीप स्पिरिचुअल कॉनोटेशंस भी होते हैं। जो डे लाइट होती है ना, वो रिट्रीट करती है, यानी कि इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ गोइंग विद इन योर सेल्फ। तो बहुत सारे कल्चर के अंदर इसको रेस्ट का और इंट्रोस्पेक्शन का टाइम भी कंसिडर किया जाता है। तो इस समय पर लाइट का सेलिब्रेशन भी होता है, एंड बहुत सारे कल्चर्स के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनास को भी इस चीज़ से कनेक्ट किया गया है। तो हर एक का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है इस स्पेशल टाइम के लिए, एंड नो मैटर आप वर्ल्ड में कहाँ पर भी हो, इस तरह की जो ऑकरेंस होती है ना, दे डिजर्व सेलिब्रेशन। तो डू रिमेंबर 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे ऑफ ईयर होता है, जो कि आज है। टॉपिक है हमारा क्योंजार फाइनलाइजेस बेनिफिशरीज 7 years आफ्टर द डीएमएफ स्कीम। ये टॉपिक हमारा न्यूज़ में है रिसेंटली। तो इसी से कनेक्टेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है पहले कि व्हाट इज़ और व्हाट आर द पर्पजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इंडिया। 2016 में एक क्वेश्चन आया था, एंड 3 ऑप्शन दिए गए थे। प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन द मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स, protecting the interest of the person affected by mining operations, authorizing the state governments to issue licenses for the mineral exploration। तो इनमें से आपको चूज करना है करेक्ट वन, 1 and 2, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। प्लीज़ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे थोड़ा सा पुश मिलता है कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को भी एक्सप्लोर करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता रहूँ। तो वीडियो के लास्ट में इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ओडिशा का क्योंजार डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ फंड्स है अंडर दिस स्कीम। तो इन्होंने रिसेंटली 3000 करोड़ स्पेंड किए थे ओवर द पास्ट 7 years। अब क्योंजार जो है ये बहुत रिच है मिनरल रिजर्व्स के अंदर, स्पेशली आयरन ओर के अंदर। यहाँ पर 2555 मिलियन टन्स का आयरन ओर अवेलेबल है ज़मीन के नीचे, और हर साल इसमें से हम लोग तकरीबन 50 मिलियन टन के आसपास तक ज़मीन से निकाल लेते हैं। इसी के कारण ओडिशा की जो इकॉनमी होती है उसमें भी सपोर्ट मिलता है। नाउ व्हाट इज़ दिस डीएमएफ स्कीम? इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो 2015 का हमारा एक एक्ट है जिसका नाम है माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एक ट्रस्ट बनाएगी, जो कि अपने आप में एक नॉन प्रॉफिट बॉडी होगा। उस बॉडी को ही बोला जाएगा डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डीएमएफ के कुछ फंड्स होते हैं, तो हर एक माइनिंग का जो लीज होल्डर होगा ना, उसको कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जो कि उस रॉयल्टी का बेसिकली जो डीएमएफ होगा ना, वो रेट प्रिस्क्राइब करेगा एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनको 1/3 देना पड़ेगा टू द रॉयल्टी। ये जो फंड होगा इसको वहाँ के आसपास के जो लोग, भाई एक जगह पर आप माइनिंग कर रहे हो तो लोगों को नुकसान तो होगा, है ना, उनकी ज़मीन चली जाएगी और मे भी मशीनें लगेंगी, बहुत सारा शोर शराबा होगा, पॉल्यूशन भी होगा, तो उनको जो नुकसान होगा, तो ये जो फंड होगा ना, इस फंड से उन लोगों के वेलफेयर के ऊपर काम किया जाएगा। तो क्योंजार के अंदर जो टोटल डीएमएफ फंड का कलेक्शन हुआ था ना, वो तकरीबन 8000 करोड़ चला गया था, हाईएस्ट फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या था ना, कि आसपास की जो माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़ होती है ना, उनका वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, जो कि आप अपने आप में ट्राइबल होते हैं और वो पूरेस्ट होते हैं कंट्री के अंदर। तो फंक्शनिंग की बात करते हैं तो ये स्टेट के ना डीएमएफ रूल्स होते हैं, उनके तहत इनको फंक्शन किया जाता है। एंड जो गाइडलाइंस होती है जैसे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, खनिज बोलते हैं मिनरल को, क्षेत्र बोलते हैं एरिया को, कल्याण बोलते हैं वेलफेयर को। तो अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, प्राइम मिनिस्टर मिनरल रीजनल वेलफेयर योजना, स्कीम, योजना बोलते हैं स्कीम को। तो ये क्या स्कीम है? ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा दी गई थी, अगेन फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इनका काम ही होता है बहुत सारे डेवलपमेंटल और वेलफेयर प्रोग्राम्स को रन करना, कहाँ पर? माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में। क्यों? ताकि मिनिमाइज कर सके, मिटिगेट कर सके कोई भी ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट जो कि एनवायरनमेंट, जो कि माइनिंग के कारण हुआ हो, कहाँ पर? एनवायरनमेंट पर। प्लस में और क्या कर सकते हैं? लाइवलीहुड को कैसे मेंटेन करेंगे? लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबल लाइवलीहुड सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? एटलीस्ट 60% जो फंड होता है ना, वो जाएगा हाई प्रायोरिटीज़ एरिया में, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्वियस सी बात है हाई प्रायोरिटी होती है, एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन में जाएगा और हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर में जाएगा। बचा हुआ जो फंड होगा ना, उसको हम लोग अदर प्रायोरिटी एरियाज में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इरिगेशन, वाटर एंड वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया, एंड एटसेट्रा। तो दिस वॉज अ स्मॉल टॉपिक अबाउट डीएमएफ, और पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है पहले। इस तरह की जब स्कीम्स आती है ना, तो अभी ये देखो 2016 के आसपास की बात है, तभी आई थी। तो 2015 का हमारा ये एक्ट है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन का। सो अब आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी कर रहे हो, देन यू नीड टू मेक श्योर इस तरह की चीज़ें आपको दिमाग में रहें। हमारा जो टॉपिक है अभी न्यूज़ का, वो है लोकसभा पासिस बिल टू एक्सटेंड द एसटी स्टेटस टू बेटा कुरुबा।
अब लोकसभा आपको पता होगा, बिल के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो बेटा एंड कुरबा ये इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया, इसके लिए बिल पास किया गया था। ये टॉपिक हमारा GS1 का है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। 2013 में एक क्वेश्चन आया था, ट्राइब का नाम दिया गया था, स्टेट का नाम दिया गया था। लिम्बू कौन से स्टेट में पाई जाती है, कार्बी, डोंगडिया, कोंद और बोंडा। अब ये क्वेश्चन 2013 में आया था। और इसके अलावा आप लोगों के कुछ ऑप्शनल्स भी होते हैं, सोशियोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, उनमें भी ट्राइब्स के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है। एंड स्टिल मेंस की आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत बार एग्जांपल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो यू नीड टू रिमेंबर अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो इनमें मैच द फॉलोइंग था, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, 1 and 3, 2 and 4, 1 3 and 4, 1 2 3 and 4। देखो अगर ये पहले आ चुका है तो उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। एनीथिंग कैन कम अप, सिक्किम के बारे में, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, इनमें से किसी भी ट्राइब का नाम रिपीट हो सकता है। सो अगर आपको पता है इसका आंसर, देन प्लीज़ ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो के एंड में हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो क्या प्रोसेस क्या होता है अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में ऐड करना होता है। तो प्रोसेस के अंदर जो ट्राइब्स होती है ना, उनका रिकमेंडेशन आएगा, कहाँ से, उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा। फिर वो जाएगा हमारी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को। देखो ये जो मिनिस्ट्री थी ना 1999 में बनाई गई थी, उससे पहले ही हुआ नहीं करती थी, ठीक है। हमारे पास एक TSP है, ट्राइबल सब प्लान है, हमारे पास ट्राइबल का पंचशील था, ठीक है। ये हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अब ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री होगी ना, इनका काम होगा रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। फिर ये भेजेंगे रजिस्ट्रार जनरल को अप्रूवल के लिए। उसके बाद ये जो नेशनल कमीशन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ये अप्रूवल देगा बिफोर दिस इज एडिड फॉर द फाइनल डिसीजन। अब ये जो ट्राइब है ना, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेटा कुरबा जो ट्राइब है ना, ये कर्नाटका के जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, हिली रीजन्स, माउंटेन और हिल में डिफरेंस होता है। माउंटेन बोलते हैं पहाड़ को, हिल बोलते हैं पहाड़ी को, छोटा जो होता है उसको। तो ये वहाँ की कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं नीलगिरी रीजन की, और ये हिंदू कास्ट को बिलोंग करते हैं। एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उन रीजन्स में ही पाए जाते हैं। ट्रेडिशनली इन लोगों का काम था हंटिंग, गैदरिंग और वाइल्ड हनी को कनेक्ट करना। फिर इन्होंने शीप, गोटल की कैटल और पेस्टोलिज्म को भी प्रैक्टिस किया था। एंड उसके बाद ये जनरली बिलीव करते हैं इन द डिसेंडेंट्स ऑफ पल्लवास। ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो पल्लवास थे ना, पल्लवास, चोला, पांड्या, वो सब आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में। तो इट इज़ बिलीव्ड कि उनके डिसेंडेंट्स हैं। कॉन्सिजुनस मैरिजेस लाइक क्रॉस कजिन मैरिजेस वगैरह होती है, प्रेफर की जाती है, यानी कि आपस में जो भाई बहन वगैरह होते हैं ना, चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन वगैरह होते हैं, उनकी भी आपस में शादी होती है यहाँ पर। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के समझते हैं। देखो हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा आइडिया लगा लिया इस ट्राइब के बारे में भी। अब हम लोग और ज़रा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में यूजफुल रहेगा। 1931 का हमारा एक सेंसस था, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ना बोला जाता था बैकवर्ड ट्राइब्स, है ना। और ये एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में रहते थे। फिर 1935 के एक्ट के अंदर इनको जो फर्स्ट टाइम इन लोगों को इनका रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था बैकवर्ड ट्राइब्स का। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं बताया था कि हम लोग कैसे इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जो डेफिनेशन थी ना, जो 1931 के सेंसस में थी, उसी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आर्टिकल 366 के जो क्लोज 25 है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोसेस बताया हुआ है कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब को हम लोग डिफाइन किस तरह से करेंगे, यानी कि समबडी हु इज पार्ट ऑफ दिस ट्राइबल कम्युनिटीज हु आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 फॉर द पर्पज, यानी कि प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी उनको कंसल्टेशन करेंगे, पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करेंगे किसी पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी को कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब का पार्ट है या नहीं है। तो ये सब आर्टिकल्स मिक्स कर करके कि क्या प्रोसेस, सो एज पर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने आर्टिकल 366 में ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि शेड्यूल्ड ट्राइब को क्या माना जाएगा। एक हमारे पास है 5th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर प्रोविजन है, यानी कि प्रावधान है कि शेड्यूल्ड एरियाज का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इन द ये थोड़ा सा इसमें ना गलत है एक्चुअली, स्टेट्स अदर, हाँ ठीक है करेक्ट है, मैंने इसको मैं देखा गलत तो नहीं लिखा हुआ है, कभी कभी टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाती है ना। हाँ तो सही है। 5th शेड्यूल जो होता है ना, उसमें बात की जाती है शेड्यूल्ड एरियाज की एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अदर देन दीज 4, ये जो 4 है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 4 है ना, इसके लिए हमारे पास अलग से शेड्यूल है, वो है हमारा 6th शेड्यूल। तो AMTM ये हम लोगों ने रिसेंटली किया था, लास्ट वीक में हम लोगों ने पूरा ये 6th शेड्यूल के बारे में बात की थी, मैंने आपको वहाँ भी एक्सप्लेन किया था। लीगल प्रोविजंस, कानूनी प्रावधान क्या है, हमारे पास 1955 का एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत को लेकर के। फिर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का SC ST हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का, ये याद होने चाहिए आपको, वर्बली पता होना चाहिए, ऐसे ही कोई सडनली आपसे पूछ ले कि बताओ SC ST का कौन सा एक्ट है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। देन हमारे पास पीसा एक्ट है, तो हमारा 1992 के अंदर हमारे वो आए थे ना 72nd और 73rd और 74th अमेंडमेंट्स आए थे,
पंचायत का और म्यूनसिपैलिटी का। तो उसी को फर्दर 1996 में पंचायत को हम लोगों ने अब शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी एक्सपैंड कर दिया था, उसी को बोला गया था पीसा एक्ट। देन 2006 में हमारा आता है ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स का एक्ट आता है, जहाँ पर जो वहाँ पे इंडिजिनस लोग होते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको उनके फॉरेस्ट के राइट्स कैसे दिलवाए जाएंगे। फिर ट्राइफेड होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स है, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं। अच्छा, पीवीटीजीज क्या होता है? इंडिया में ना 75 पीवीटीजीज है। तो ये क्या है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है ना, उसमें भी और जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड्स है ना, उनको बोला गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर पीवीटीजीज की, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। और एक्चुअली में इनकी डिमांड बहुत उठ रही है कि इनको पीवीटीजीज को ना एससी की लिस्ट से हटा करके अलग से बना दिया गया है, इनको एसटी में ही ऐड करो क्योंकि इनको एसटी वाले बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। ये भी बहुत डिमांड चलती रहती है। फिर प्रधानमंत्री वन धन योजना, वन यानी कि फॉरेस्ट, धन यानी कि आपका जो मनी होता है। तो उन्होंने कहा कि जंगल से जो सामान वगैरह मिलता है ना, उससे कैसे हाउ कैन दीज पीपल अर्न द मनी, उसको लेकर भी स्कीम है। ट्राइफेड के अंदर ना इनका जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता है ना, उसकी मार्केटिंग को लेकर स्कीम है। तो कमिटीज़ भी हैं, खाका कमेटी है 2013 की, भूरिया कमीशन है 2002-2004 का, लोकूर कमेटी 1965 की। इन सब ने हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के काफ़ी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं। दिस वॉज अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। छोटा सा टॉपिक है, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वेरी यूजफुल एक्ट्स, वेरी यूजफुल एग्जाम्पल्स, एंड यू नीड टू रिमेंबर दम। हमारे पास अगला टॉपिक है, 80% डिक्लाइन देखने को मिला है इन द इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट। हमारे मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, यूनियन मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। तो GS3 में आपका टॉपिक है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म ऑल्सो। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली इंसर्जेंसी के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन आया था 2008 में। अब देखो, जो हम लोगों ने पिछला टॉपिक किया ना जस्ट अभी, उससे मिलता जुलता है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। अभी जस्ट प्रीवियस टॉपिक में बताया था, तो आंसर आपका बहुत क्लियर होगा, 5th है इसका आंसर। 2015 में एक मेंस का क्वेश्चन आया था। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कॉन्स्टेंटली हाईलाइट करते हैं फैक्ट ऑफ द एफ्स्पा एक्ट 1958 का, अ ड्रैकोनियन एक्ट लीडिंग टू केसेस ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूजेस बाय स्पेशल फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज। What sections of EFSPA are opposed by the activist? Critically evaluate the requirement with reference to the view held by the Apex Court. देखो, Apex Court, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बोलता है इस चीज़ को लेकर के ना, कितना क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी आप लोगों को पता होगा, मेंस 2022 में आई थिंक सबसे पहला ही क्वेश्चन था शायद, कि सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर के ना किस किस केस में क्या कुछ कहा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एंड दे आस्क्ड स्पेसिफिकली कि सुप्रीम कोर्ट के क्या व्यूज़ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था 2017 में, द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एनालाइज द मेजर रीजंस फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। देखो, कनेक्टेड टॉपिक्स हैं सारे के सारे, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अभी तक, ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि 80% तक जो सिविलियन की डेथ थी ना, वो कम हो गई, और 6000 के आसपास जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सरेंडर किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। दिस इज़ लाइक मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, मेघालय की शिलोंग है। अब जैसे इनको याद करना बहुत टफ नहीं होता, कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर मिज़ोरम का याद करना तो हमेशा याद रखो, जेड जो है ना, तो एक ही कैपिटल में जेड होगा, तो आइजॉल में जेड आता है। मेघालय के अंदर जी आता है, तो शिलोंग का जी आता है। मतलब दिस इज ईजी टू रिमेंबर लाइक दिस। एंड मतलब मैंने तो ये थोड़ा ऐसे याद करने की कोशिश की थी। जैसे त्रिपुरा का था तो इसमें अगरतला आता है, टी आता है ना, और किसी में फिर यहाँ पर शिलोंग में, तो 4 तो याद हो ही गए। नागालैंड का लोग बहुत मोस्टली कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोहिमा होता है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। अब आप इसमें यहाँ पर राइट नाउ कुछ बना सकते हो कि एन यहाँ पर है, तो यहाँ पर एन भी आता है। यहाँ पर शिलोंग में भी एन आता है, तो ये याद रख सकते हो कि शिलोंग में जी इंपॉर्टेंट है, ईटानगर में जी को हटा करके एन इंपॉर्टेंट है, वो अरुणाचल प्रदेश से मैच हो गया। मेघालय में एन नहीं होता है ना, ऐसे कुछ बना सकते हो अपना, ठीक है। मतलब ये बड़ा अजीब सा निमोनिक था, लेकिन स्टिल अगर किसी की मदद हो जाए तो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पीस डेवलपमेंट्स के क्या कुछ तरीके से हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। कुछ एग्रीमेंट्स थे, 2022 का भी एक एग्रीमेंट है, असम मेघालय का इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट। ये ना कुछ समय पहले ही हुआ था, इसी साल 2022 में ही। तो 6 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स हैं जहाँ पर रिजोल्यूशन दिया गया था। तो असम जो है उसको 18 स्क्वायर किलोमीटर का कुछ एरिया मिलेगा डिस्प्यूटेड का, और मेघालय को मिलेगा भी, उसको भी 18.2 आसपास स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिलेगा। डिस्प्यूट था हम ज़मीन को लेकर के। कार्बी एंग्लोंग एग्रीमेंट है 2021 का, तो ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना असम का, उसका सेंटर का और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो 5 मिलिटेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है, KNLF और PDCK, UPLA, KLPT, KPLT और KLF। तो इन्होंने अपने हथियार गिरा दिए थे, और मोर देन 1000 जो आर्मी कार्डर्स वगैरह थे
उन्होंने भी अपने वायलेंस को ख़त्म कर दिया था, उन्होंने सोसाइटी के मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया था। 2020 में बोडो अकॉर्ड आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और असम गवर्नमेंट ने बोडो ग्रुप्स जो थे उन्होंने सब ने जो NDF भी था, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का, उन्होंने बोडो अकॉर्ड साइन किया था। एंड ब्रू रियांग एग्रीमेंट आया था 2020 में। ये नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटी है ब्रू, ये जनरली त्रिपुरा, मिजोरम, असम में रहते हैं। त्रिपुरा के अंदर इनको PVTGs कंसिडर किया जाता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को पिछले टॉपिक में, इंडिया में 75 PVTGs हैं। सेंटर और जो गवर्नमेंट, अच्छा ये PVTGs पर भी क्वेश्चन आ चुका है पहले एक बार प्रीलिम्स में। सेंटर गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा की जो लीडर्स जो हैं ब्रू ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने एक क्वाड्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया था। देन इसके अंदर होम मिनिस्ट्री ने भी कमिट किया था कि सारा खर्चा जो होगा त्रिपुरा के अंदर इनकी सेटलमेंट का गवर्नमेंट उठाएगी। 2019 में आया था NLFT त्रिपुरा एग्रीमेंट था, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा था। इन्होंने UAPA के थ्रू मतलब इसको बैन कर दिया था। NLFT एग्रीमेंट था 2019 में, उसके कारण 88 कार्डर्स थे और 44 वेपन वगैरह सरेंडर किए गए थे। रोल बैक ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया था एफ्सपा को फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जिसमें त्रिपुरा और मेघालय भी थे। एंड अरुणाचल प्रदेश में एफ्सपा जो है अभी भी चल रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो नॉर्थ ईस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोगों ने ये तो देख ली, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, बहुत सारी जगह पर सरेंडर कर दिया इन्होंने। वैसे नॉर्थ ईस्ट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट बनता है, और उसके बियॉन्ड अगर हमें म्यांमार जाना होता है ना, तो हमारा एक लैंड ब्रिज भी बनता है यहाँ से ही। फिर हमारा जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले ना ये लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको रीनेम किया। उनका लुक नहीं करना है, बस एक्ट भी करना है। तो एक टेरिटोरियल फ्रंटियर की तरह पर भी है हमारे ईस्टवर्ड एंगेजमेंट के लिए। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो मोस्ट कल्चरली डाइवर्स एरिया है यहाँ पर मोर देन 200 ट्राइब्स रहती हैं। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि एग्जाम में एक बार आ चुका है आपका, पैंग लास्ट बॉल ऑफ सिक्किम, ये सब मनाए जाते हैं। ये ना डाउरी फ्री जोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी आंसर राइटिंग में बहुत बार यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को कि दैट द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ डाउरी फ्री। फिर रिच टेप्स्ट्री है कल्चर्स की ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर बहुत ही डेवलप्ड फोक डांस वगैरह, तो जैसे बिहू होता है असम का, इट्स वेरी डेवलप्ड, वेरी पॉपुलर। देन मणिपुर का एक ट्रेडिशन है वर्शिपिंग द नेचर इन दिस सेक्रेड ग्रूव्स, उनको बोलते हैं उमांग लई। ये सेक्रेड ग्रूव्स जो है ना, ये आपके उसमें आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जो केव्स वाला रीजन होता है आई थिंक, उसमें भी आते हैं। प्लस में ये हमारे एनवायरनमेंट में भी आते हैं, आपका जो GS3 का एनवायरनमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी पूछ जाते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टी, ऑयल एंड टिम्बर, TOT बोलते हैं इसको शॉर्ट में अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, 50,000 मेगावाट तक, और फॉसिल फ्यूल्स के रिजर्व भी बहुत हैं यहाँ पर। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इंडो बर्मा का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो भी इसी रीजन में ही है, और ये यहाँ पर हाईएस्ट एवियन और प्लांट बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमको। प्लस में यहाँ पर जो बेयर, भालू की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, वो सब भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, एक तो हमारी भारतमाला परियोजना है, RCS उड़ान है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुका है आपसे कलादान वाला। इंडिया IMTT वाला जो है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटर हाईवे भी है। स्वदेश दर्शन स्कीम है, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन है, नेशनल बैम्बू मिशन है। ये सारी स्कीम्स चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में। तो इन सबको हम लोग कंक्लूड करके कह सकते हैं कि इस तरीके से 80% तक का डिक्लाइन हो गया यहाँ पर वायलेंस का। दैट्स इट इन दिस टॉपिक। हमारे पास ये टॉपिक है COP15 समिट के अंदर कुछ हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील किए गए थे। तो ये GS2 में आपका जो बायलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स होता है, एग्रीमेंट्स होता है। एक्चुअल में टॉपिक ना GS2 से ज़्यादा GS3 में रेलेवेंट रखता है, बट मैंने इसको GS2 में मेंशन कर दिया ताकि जब मैं आपको बात बताऊंगा तो आपको थोड़ी और अच्छे से याद रहेगी कि GS3 में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। COP15, तो जो मेंबर्स थे इन्होंने रिसेंटली बात की थी कुछ कि 2020 के बाद में हमारा क्या ग्लोबल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी का फ्रेमवर्क रहने वाला ना, इस चीज़ को लेकर के बात की गई थी। तो एक बार सबके सब जब एग्रीड कर जाएंगे तो सारी की सारी जो 195 कंट्रीज अंडर दिस CBD, तो GBF जो होगा इसको साइन किया जाएगा। ये एक वर्ल्ड वाइड एक अकॉर्ड बनेगा एंड इसमें 23 टारगेट्स होंगे जो कि 2030 तक हमें सेट करने हैं। तो ये COP25 के मेंबर्स ने बात की थी। अब GBF एक ड्राफ्ट है UN का जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनका, कि 2030 तक हम लोगों को क्या कुछ डेवलपमेंट्स करनी है। उन्होंने कुछ गोल्स वगैरह बनाए हैं, है ना, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करना है और बहुत सारी चीज़ों को, सब्सिडीज़ वगैरह जो होती है हार्मफुल सब्सिडीज़, उनको दूर करना है। फिशरीज़ में एग्रीकल्चर में कैसे काम करना है। एक इनका ऑब्जेक्टिव है 30/30 का, यानी कि 30% ऑफ अर्थ को हमें सेफ गार्ड करना है बाय द ईयर 2030। इसमें लैंड वाटर भी आएगा। तो कुछ की एरियाज़ है जिनमें COP15 में कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन।
तो 30% लैंड, 30% कोस्टल, 30% मरीन एरिया जो होता है, इसको 2030 तक हमें प्रोटेक्ट करना है। इसमें स्पीशीज़ भी होंगी जो 2030 तक ख़त्म हो सकती है, उनको बचाना है। तो इन्होंने एम किया है कि $200 बिलियन US पर ईयर तक के हम लोग यूज़ करेंगे इन इनिशिएटिव्स के लिए। एंड जो अमीर देश हैं, वेल्दियर कंट्रीज़ हैं, वो कम से कम $20 बिलियन हर साल देंगी 2025 तक, और एटलीस्ट $30 बिलियन पर ईयर बाय 2030 तक। बिग कंपनीज रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने एग्री किया था कि जो लार्ज कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके ऑपरेशंस कहाँ हैं, कैसे वो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से अपने बिजनेस के द्वारा होने वाले एनवायरनमेंट पर जो नुकसान है उनको कैसे वो हैंडल कर रहे हैं। फिर कंट्रीज़ ने कमिट किया कि वो अपनी सब्सिडीज़ को चेक करेंगे, है ना, एंड 2025 तक कोशिश करेंगे कि सब्सिडीज़ को वो ख़त्म करने के लिए काम करें, फेज आउट करें, रिफॉर्म करें। फिर फाइनल जो इनका था वो था अबाउट दी हज़ार्डियस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, कैसे उनका इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, पॉल्यूशन कैसे इंक्रीज़ होता है। फिर हमें रिपोर्ट वगैरह पे काम करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग के ऊपर और उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर, कि पूरे के पूरे जो प्रोसेस होगा इसको चेक कैसे करेंगे, निगरानी कैसे रखेंगे। तो नेशनल एक्शन प्लान्स हैं, इनको रिव्यू किया जाएगा, एक फॉर्मेट बनाया जाएगा फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस के लिए। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि हमारे पास कोई क्वान्टिफाइबल टारगेट नहीं है ना। पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो चीज़ें हैं कि कैसे रिडक्शन का टारगेट क्या होने वाला है, वो हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है। फिर कुछ कंट्रीज़ के लिए डेडलाइन भी नहीं है ना, और उनके नेशनल प्लान्स पे अभी तक सबमिट नहीं हो पाए हैं। एंड एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, उनके अकॉर्डिंगली जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड है ना, वो अपने आप में हो सकता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉड निकल के आए, या फिर कोई ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्यूनरल भी बन सकता है, क्योंकि चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। इंडिया का क्या चांस रहा है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर? तो इंडिया ने कहा था कि इसको साइंस और इक्विटी के तौर पर बनाया जाए, है ना। एंड इसमें मेजरली जो हम लोग नोशन रखेंगे वो रहेंगे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इसका मतलब ये होता है, कॉमन क्या हो गया भाई, हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है 2030 तक, लेकिन डिफरेंशिएटेड कैसे रहेगा? जो अमीर देश हैं उनको ज़्यादा पैसे लगाएं, जो गरीब है वो कम पैसे लगाए, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इनका काम ही होगा जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं ना उनको असिस्ट करना, जो कि सब्सिडीज़ के ऊपर काम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा इंडिया ने कि एक क्वांटिफाइबल वर्ल्ड वाइड का पेस्टिसाइड रिडक्शन का जो टारगेट है ना, अननेसेसरी है ना, और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो जो न्यूमेरिकल टारगेट रखा गया है ना, उसमें शायद उसको कोप करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, तो उनको चेक कर पाना, उनका क्या इंपैक्ट होगा, ये पॉसिबल नहीं है अभी। कंक्लूजन में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, NBS बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में, तो इस पे काम कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हमारी हेल्प करेगी, एंड बेनिफिट शेयरिंग कैसे की जा सकती है। अब बेनिफिट का मतलब फ़ायदा हो रहा है, उसको भी तो शेयर करना पड़ेगा ना भाई, प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ़ायदा होने लग जाएगा, उसको तो शेयर करें। ऐसा ना हो कि भाई 2 कंट्रीज़ ने तो अपना चीज़ें हैंडल कर ली, उसके बाद वो अकेली फ़ायदा उठा रही है, बाकी सब कंट्रीज़ पागलों की तरह लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें कुछ डिस्कस हुई थी COP15 के अंदर। एक तो मेजरली जो 30:30 वाला टारगेट है ना, ये आपको याद रखना है, 30x30 का टारगेट, क्योंकि हम लोगों ने इससे थोड़ी देर पहले भी टॉपिक में पढ़ा था और अभी दोबारा पढ़ रहे हैं। एक ही वीडियो में 2 बार चीज़ें रिपीट हुई हैं, आज 2 बार। अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है, GS3 में आता है ये टॉपिक, व्हाट आर कार्बन मार्केट्स एंड हाउ डू दे ऑपरेट। कार्बन मार्केट्स क्या होते हैं, नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा। तो GS3 में हमारा कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आता है। इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि ना एक तो क्वेश्चन रेज किया गया था कि ये जो टॉपिक है ना, इट इज सपोज टू बी बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन एक बिल है उसको प्रेजेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का अमेंडमेंट बिल है 2022 का, ठीक है जी। इसको प्रेजेंट किया गया था और इसको ना पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा भी नहीं गया स्क्रूटनी के लिए। तो इसमें था कि गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश करेगी कार्बन मार्केट्स इंडिया में, और कार्बन क्रेडिट की जो ट्रेडिंग स्कीम है ना, उस पर कैसे काम किया जाएगा। तो हम सबको पता होगा कि 2015 में हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें बात की गई थी कि कंट्रीज़ ना वर्ल्ड वाइड कार्बन को कैसे कम करेंगी। कार्बन क्यों कम करना है? कार्बन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, उसके कारण आइस मेल्ट होती है, स्नो मेल्ट होती है, और सी का लेवल राइज होता है। तो कार्बन मार्केट्स बनाए जाएंगे, उसमें क्या होगा कि कुछ डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे। नेशनल लेवल के ऊपर हर कंट्री डिटरमाइन करेगी कितना उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है। एम था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर होगा ना, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखने की कोशिश करनी है, हमारा एम बनाया गया था। अब मार्केट है, कार्बन का मार्केट बेसिकली टूल के तौर पर काम करेगा कि कार्बन एमिशन जो हो रहा है ना, उसकी ट्रेडिंग की जाएगी। आसान भाषा में आप लोगों को मैं एक बार इसको समझा देता हूँ कि होने वाला क्या है, गेम क्या है सारा का सारा। तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ए है, ऑलराइट, इसने 100 मिलियन टन का कार्बन एमिशन किया। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक कंपनी है बी,
उसने किया था 30 मिलियन टन का। ऑलराइट, अब एक ही हमारे पास मार्केट है, ये है हमारा कार्बन मार्केट। अब गवर्नमेंट ने रूल बना रखा था कि भाई आपके पास ना लिमिट है, और वो लिमिट कितने की है, 50 मिलियन टन की आपकी लिमिट है, आप इतना ही कार्बन एमिशन कर सकते हो। अब ए ने कर दिया कितना, ए ने 50 एक्स्ट्रा कर दिया 50 मिलियन टन का, और बी ने कितना किया, बी ने अपने टारगेट से कम किया 20 का। अब क्या कर सकते हैं ना, अब ये 50 वो बोलेंगे कि अब ए और बी जो है ना आपस में ना इसकी मार्केटिंग कर लो। ऑलराइट, तो पहली बात तो कार्बन मार्केट से ना बी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ठीक है भाई, आपने आपका टारगेट था 50 का और आपने उसमें से 30 किया, तो आपके पास 20 मिलियन टन का भी सेवेज है। अब ये क्या करेगा ना, ए को बोला कि भाई आपके पास तो टारगेट था 50 का, आपने कर दिया 100, तो आप तो नेगेटिव में चलेगा ना 50 के, ये पॉजिटिव में चलेगा यहाँ पर। अब वो क्या करेंगे, बोलेंगे आप दोनों मार्केट में बैठ कर आपस में डील करो। ये जो 50 वाला था ना, ये इस 20 वाले के साथ डील कर लेगा। तुमने 50 एक्स्ट्रा किया है, इसने 20 कम किया है अपना, तो एक काम करो, तुम ये 50 ए को बोलेगा, ए भाई तू 20 को ना पैसे दे दे, एक काम कर, कितने पैसे दे दे, 20 मिलियन टन का ना इसको रुपए दे दे, कितने दे सकता है, 500 करोड़ दे दे, 100 करोड़ दे दे, 10 करोड़, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो तुम्हारा जो कार्बन एमिशन जो इसने बचा लिया ना, उसको हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे। तो ए बोलेगा ठीक है भाई, मैं बचा तो नहीं पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा पैसा तो मुझे तब भी लगाता पैसा, मैं यहाँ पैसा लगा देता हूँ। तो दिस इज़ एन वेरी, मतलब एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कार्बन मार्केट्स कैसे काम करेंगे। अगर आपने लिमिट से ऊपर एमिशन कर दिया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपने कम किया तो आपको पैसा मिलने के चांसेस होते हैं। तो कार्बन क्रेडिट अपने आप में ट्रेडेबल परमिट रहेगा, है ना। इसमें यूएन के स्टैंडर्ड्स होंगे, कितने टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिमूव किया, रिड्यूस किया था। तो यूएनडीपी ने इस साल कुछ पता किया, ये चेक किया था कि जो कार्बन मार्केट है ना वो ग्लोबली इंक्रीज़ हो रहा है, और 83% जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना कंट्रीज़ के द्वारा जो सबमिट किए गए थे, उनका एम ही यही था। तो एक चीज़ हमें साथ में इसमें और याद रखनी है, मुझे एक बार स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा, वो हमारे को ये याद रखनी है कि इसमें भी ना 2 टाइप के कार्बन मार्केट होते हैं, 2 टाइप के, है ना। एक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लायंस मार्केट, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। दूसरे को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मार्केट। इनके बारे में बहुत हल्का हल्का जानने की कोशिश कर लेते हैं, कंप्लायंस मार्केट एंड वॉलंटरी मार्केट। तो वॉलंटरी मार्केट जो वो होते हैं जिसमें एमिटर्स होते हैं ना, जो एमिट करेंगे, ठीक है ना, जैसे कॉर्पोरेशन हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल अदर्स हो गए, ये कार्बन के क्रेडिट को बाय करेंगे, है ना, अपने एमिशंस को ऑफसेट करने के लिए, ठीक है। 1 टन ऑफ 1 टन के आसपास का CO2 होगा ना, या फिर उसके एक्विवेलेंट जो भी ग्रीन हाउस गैस होगी उसके लिए। तो अब ये जो कार्बन के क्रेडिट होंगे ना, इनके द्वारा ये सारे के सारे वो एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की थी, जैसे एफॉरेस्टेशन उन्होंने किया मान लो। तो वॉलंटरी मार्केट के अंदर जो कॉर्पोरेशन होगा ना, वो कंपेंसेट करेगा अपने अनअवॉइडेबल एमिशंस को, ठीक है। ये परचेज करेगा कार्बन के क्रेडिट फ्रॉम एन एंटिटी जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में एंगेज है, जो कर रही है रिडक्शन का, रिमूवल का काम, ठीक है। जैसे एविएशन सेक्टर हो गया, है ना, तो एयरलाइन क्या करेगी ना कि कार्बन के क्रेडिट्स को परचेज कर लेगी, ठीक है। तो क्योंकि वो फ्लाइट्स में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर बहुत सारा पैसा उनका उसमें उनका एनवायरमेंट में बहुत सारा एमिशंस होता है। कंप्लायंस जो मार्केट होता है ना, इनका काम होता है, ये पॉलिसीज़ के द्वारा सेटअप किया जाएगा, ये नेशनल लेवल पे होगा, ये रीजनल लेवल के ऊपर होगा, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होगा, इसको ऑफिशियली रेगुलेट किया जाएगा। तो ये मार्केट चल रहा है अपने आप, वॉलंटरी अपने आप चल रहे हैं, सेक्टर्स अपनी मर्जी से चेक कर रहे हैं, अपना पैसा वैसे इधर उधर कर रहे हैं। ये वाला एक मार्केट होगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा। ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं, देखो जाहिर सी बात है कि कुछ कंसर्न तो रहेंगे कार्बन मार्केट को लेकर के, है ना। कभी कभी क्या हो सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैस होगी ना, उसकी काउंटिंग 2 बार हो जाएगी, ठीक है, इधर भी काउंट कर लिया, उधर भी काउंट कर लिया गया, ऐसा हो सकता है दोनों जगह पर, है ना। ऑथेंटिसिटी के ऊपर इश्यूज आएंगे हमारे, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी, इस तरह का मार्केट्स वगैरह जो होता है, पैसे का इसमें रोल बहुत बड़ा है, तो ट्रांसपेरेंसी इसमें है या नहीं है। देन कुछ और भी कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि एक तो सिंपल कंसर्न यही था कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया था कार्बन मार्केट वाला, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बिल में आया, बट जनरली दूसरी कंट्रीज जो है ना, वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट्स के द्वारा इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रही हैं। तो फिर इसका जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उनके द्वारा इनकी स्क्रूटनी वगैरह नहीं की गई है। एंड बिल में ये भी नहीं बताया गया कि जो सर्टिफिकेट्स होंगे ना, वो अंडर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उनको भी इंटरचेंज किया जा सकता है कार्बन क्रेडिट के साथ में या नहीं। तो 2 तरह के ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स हैं इशू की जाएंगे, एक तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स होते हैं, और हमारा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना, 2 तरह के होते हैं। तो इसके ऊपर भी क्लैरिटी अभी नहीं आई है। तो कार्बन मार्केट आपको समझना था इस टॉपिक में, एंड दैट्स इट। अब हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर्स। पहला हमारा जो क्वेश्चन था 2016 वाला, वो था DMF स्कीम के बारे में। हम लोगों ने अब DMF स्कीम को देख लिया था,
तो 3 ऑप्शन दिए गए थे कि प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन मिनरल रिच districts, protecting the interests of the person affected by mining operation and authorizing state government to issue license to mineral exploration. आंसर इसका 2. सिर्फ इतना ही काम था इनका कि जो माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो आसपास के लोग अफेक्ट होते हैं उनको इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना. देन हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग की बात की थी, लिम्बू, कार्बी, डोंगड़िया कोंड और बोंडा की. तो इसका आंसर था ए, यानी कि 1 और 3 जो है ना ये करेक्टली मैच्ड है. डोंगरिया हमको ओडिशा में मिलेगा, लिम्बू हमको सिक्किम में मिलेगा. अब जरा बाकी के बारे में देख लेते हैं. कार्बीज जो होते हैं असम में मिलते हैं, एंड जो बोंडा ट्राइब्स होती है ये भी हमको ओडिशा में मिलेगी. तो कार्बीज जो होते हैं ये लिम्बू होते हैं, सॉरी कहाँ मिलेंगे, असम में, और बोंडा जो होती है ये भी मिलेगी हमको ओडिशा में. ये आपको ध्यान रखना है. देन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था शेड्यूल्ड एरिया वाला, तो इसका आंसर मैंने वहीं बता दिया था वीडियो में आपका 5th. दैट्स इट फॉर टुडे. आज की वीडियो आपको छोटी लग रही होगी लेकिन टॉपिक बहुत सारे कवर किए. मैं थोड़ा सा तेज़ बोल गया था आज जल्दबाजी में करने की कोशिश में, बट देखो अभी पता नहीं कब तक अपलोड होगी. सुबह के 8:30 तो बज चुके हैं इसको रिकॉर्ड करते करते. आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाइए, मुझे बताते रहिए, कुछ फीडबैक्स देते रहिए और क्या चेंजेस करना है. एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एथिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा. डेली एक क्वेश्चन आप लोगों को, डेली 1 क्वेश्चन विल बी, एक दिन में एडवांस में दे देंगे उस क्वेश्चन को और कल उसको नेक्स्ट डे उसको एक्सप्लेन करेंगे आंसर राइटिंग का प्रॉपर. तो पूरा एथिक्स कवर हो जाएगा आप लोगों का बिफोर प्रीलिम्स, जस्ट PYQs आंसर राइटिंग कर दूंगा स्टार्ट एक दिन में इसको पक्का.